डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इससे पूर्व इसकी जो 7 ये विशेषताएं हैं इसके बारे में पढ़ा। शास्त्रीय प्रशासन, राज्य की सर्वोच्चता, केंद्रीकृत प्रशासन, एकात्मक शासन, प्रशासकीय एवं विस्तृत कार्यक्षेत्र, स्वच्छ, स्थायी और कुशल प्रशासन, ये पढ़ा। आज हम इसकी और अन्य कुछ और खास बातें, विशेषताएं हैं, उनको देखते हैं। इसके बाद में अगली जो 8वीं विशेषता है इस व्यवस्था की, वो है मिशनरी भावना। फ्रांस के लोक सेवक प्रत्येक सरकारी कार्य को केवल ड्यूटी मानकर पूरा नहीं करते, बल्कि नागरिक सेवा को अपना क्या है, ध्येय मानते हैं। एस्प्रिट डी कॉर्प्स की भावना, इसीलिए फ्रांसीसी लोक सेवक मानव कल्याण को ईश्वर सेवा के मान क्या है, स्वीकार करते हैं। वास्तव में फ्रांस की सरकार एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाती है तथा लोक सेवक एक आज्ञाकारी कार्मिक का दायित्व सहर्ष उठाते हैं। सामाजिक और मानसिक स्तर पर परिपक्वता प्राप्त फ्रांसीसी नागरिक भी प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण सहभागिता प्रकट करना अपना दायित्व समझते हैं। राष्ट्रीय कानूनों में आस्था प्रकट करना सर्वोच्च नैतिकता की निशानी है और ये जो मान्यता है लोक सेवक व आम व्यक्ति दोनों ही क्या है, स्वीकारते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के बोध सहित मानव धर्म को प्रधानता इसमें दी जाती है। नागरिकों को लोक प्रशासन से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, इनमें मिशन की भावना है। अगली जो विशेषता है वह है सुदृढ़ व संगठित प्रशासन। फ्रांस में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, फिर भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन और संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। फ्रांस की प्रशासनिक संरचनाओं के शीर्ष पर मंत्रालय होता है, जिसका राजनीतिक अध्यक्ष क्या है, मंत्री होता है, और मंत्री की स्थिति भारतीय प्रशासन से क्या मिलती जुलती है। मंत्री को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए स्थायी कार्यपालिका अर्थात प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मंत्रालयों के अधीन कार्यकारी संगठन जैसे निदेशालय है, बोर्ड है, लोक उपक्रम है, ये क्या है, कार्यरत रहते हैं। तो जो प्रशासनिक संगठन जो है उसको क्या है, हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है संवैधानिक निकाय, एक मंत्रालयिक विभाग। इसके अलावा भी क्या है, कुछ अन्य हैं जैसे लोक उपक्रम है, विशिष्ट अभिकरण है। तो मोटे तौर पर हम 4 भागों में इसको देख सकते हैं। संवैधानिक निकाय जो है वो ऐसे संगठन है जिनका क्या संविधान में उल्लेख है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनी जो उच्च न्यायिक परिषद है, तथा चुनाव, लोक निर्णय, विधि परामर्श के लिए बनी संवैधानिक परिषद है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभाग है। ये क्या है, सारे संवैधानिक निकाय है। मंत्रालयिक विभाग जो हैं वो प्रत्यक्षतः किसी मंत्री के अधीन होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, आर्थिक व वित्त विभाग है, आंतरिक विकेंद्रीकरण विभाग है, रक्षा विभाग है, लोक सेवा है, उद्योग है, दूरसंचार है। ऐसे काफ़ी सारे विभाग हैं। पहले क्या है, इनकी संख्या कम थी, अब क्या है 50 से ऊपर हो चुकी है। इसके अलावा भी क्या है, लोक उपक्रम है। समाजवादी समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूंजीवादी फ्रांस में कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, जैसे खनन है, दूरसंचार है, रेलवे है। तो ये क्या है, लोक उपक्रम है। इनका संचालन क्या सरकार करती है। कुछ लोक उपक्रमों में स्वायत्तवादियों का प्रभुत्व है, जो तो कुछ में क्या है, सिंडिकलवादियों का। सिंडिकल क्या है, एक प्रकार का वह समाजवादी आंदोलन है जो फ्रांसीसी श्रम आंदोलन की धारा है, और इसकी मुख्य मांग क्या है, श्रम संगठनों को राजनीति से दूर रख के उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों की सत्ता स्थापित करना है। उसको क्या है, सिंडिकलवादी कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ विशिष्ट अभिकरण हैं। इस श्रेणी में वो आते हैं जो किसी मंत्रालयिक विभाग के अधीन नहीं है और न ही लोक उपक्रमों की श्रेणी में आते हैं। इनको क्या है, स्वतंत्र प्रशासनिक प्राधिकरण कहते हैं, AAI, ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। फ्रांस में आर्थिक नियोजन की योजनाएं बनाने वाला जनरल प्लानिंग कमीशन तथा प्रशासनिक न्यायालय जैसे राज्य परिषद तथा अंकेक्षण न्यायालय इसी श्रेणी में आते हैं। फ्रांस में न्यायिक सेवाएं भी क्या लोक सेवाओं की गिनती में आती है। इसके बाद में आता है प्रभावी लोक सेवाएं। फ्रांस की लोक सेवाएं अत्यंत श्रेष्ठ तथा अनुशासित मानी जाती है। वर्तमान लोक सेवाएं सन 1945 में जनरल डी गाल द्वारा स्थापित तंत्र का हिस्सा है। गार्नर कहते हैं कि यह बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि विश्व का कोई अन्य देश नहीं है जहां प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी, शक्ति
के दुरुपयोग और अवैध आचरण के विरुद्ध निजी व्यक्तियों के अधिकार इतने अधिक सुरक्षित हों, जहां अधिकारियों द्वारा जहां साधारण नागरिकों को हानि पहुंचाने पर नागरिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इतने अधिक आश्वस्त हों कि जितना फ्रांस में है। फ्रांस की लोक सेवाओं की कुछ खास बातें भी हैं। फ्रांस में लोक सेवाओं को क्या है, कॉर्प्स कहा जाता है, CORPS, कॉर्प्स। विभागीय कार्यों और श्रेणियों के अनुसार लगभग क्या है 1600 से अधिक कॉर्प्स हैं। भारत की भांति फ्रांस में भी लोक सेवाओं को रैंक के आधार पर क्या है A, B, C, D श्रेणियों में विभक्त किया गया है। D श्रेणी अब समाप्त हो गई है, अब 3 ही श्रेणियाँ हैं। सामाजिक दृष्टि से लोक सेवाओं को प्रतिष्ठा प्राप्त है क्योंकि कठिन परीक्षा के माध्यम से इनका चयन होता है, और प्रशासनिक सेवाओं में विधिक स्नातक को क्या है ज़्यादा वरीयता दी जाती है। Ecole de National Administration ENA के द्वारा लोक सेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ UPSC और RPSC है, फ्रांस में क्या है Ecole de National Administration ENA, और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, और इसकी एक ब्रांच भी है स्ट्रासबर्ग में। ये एक प्रसिद्ध संगठन है विश्व भर में। उच्च लोक सेवाओं में प्राय उच्च वर्गों के या विशिष्ट परिवारों के व्यक्ति प्रवेश पाते हैं। प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, और फ्रांस में लगभग 200 ट्रेनिंग संस्थान हैं। फ्रांस में लोक सेवकों को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त है। वो क्या है, सर्विस में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। राजनीतिक दलों का प्रचार कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को की सहायता भी ले सकते हैं, और राजनीति छोड़कर वापस सेवा में आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। लोक सेवकों को हड़ताल करने का अधिकार है, परंतु संचार और पुलिस वालों को क्या हड़ताल का अधिकार नहीं है। वेतन के अलावा परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। प्रमोशन की अच्छी व्यवस्था है। सामान्यज्ञ जो हैं उसके साथ विशेषज्ञों को भी महत्व दिया जाता है। तो निःशक्त जन है, कोई भूतपूर्व सैनिक है, उनको रिजर्वेशन भी दिया गया है। इसके पश्चात अगली विशेषता आती है इसकी प्रीफेक्ट व्यवस्था। आधुनिक फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था जो है नेपोलियन बोनापार्ट की देन है, क्योंकि प्रीफेक्ट, कॉर्प्स और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, इनकी स्थापना क्या है नेपोलियन ने की थी। फ्रांस को भौगोलिक आधार पर कुछ रीजन अर्थात प्रादेशिक संभागों में बांटा गया है। इसके बाद में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, रीजन, डिपार्टमेंट। फ्रांस के डिपार्टमेंट में भी जापान की तरह भौगोलिक इकाई है जो भारत के जिलों के समकक्ष है। यानी डिपार्टमेंट जिला के इक्वल है और रीजन जो है वो राज्य के इक्वल है। डिपार्टमेंट के अधिकारी प्रीफेक्ट या सब प्रीफेक्ट कहलाते हैं। प्रीफेक्ट की पदस्थिति बहुत कुछ क्या है हमारे जो भारत में जिला कलेक्टर है उससे मिलती जुलती है। नेपोलियन ने शुरू में फ्रांस में क्या है 9 डिपार्टमेंट बनाए थे, बाद में अब इनकी संख्या 100 से अधिक है। प्रीफेक्ट जो अधिकारी है वो केंद्र और स्थानीय प्रशासनिक संगठनों, जनता और सरकार के बीच में क्या है कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाता है। वह सरकार के एजेंट के रूप में कुछ छोटे बड़े प्रशासनिक कार्य भी संपादित करता है। प्रीफेक्ट किसी एक विभाग का अधिकारी नहीं होता बल्कि सभी विभागों का एक सामान्य अधिकारी होता है। फ्रांस में अलग से प्रीफेक्ट कोर्स भी बनी हुई है जो सम्मानजनक लोक सेवा मानी जाती है। गृह मंत्रालय के अंडर में कार्यरत प्रीफेक्ट मोटे तौर पर क्या है कानून व्यवस्था लागू करते हैं, आर्थिक और श्रमिक विवादों का निस्तारण करते हैं, प्रशासनिक न्यायालयों के साथ समन्वय और सरकार की नीतियों का क्या है क्रियान्वयन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ प्रीफेक्ट व्यवस्था बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगली जो इसकी खास विशेषता है वो है अर्ध स्वायत्त स्थानीय प्रशासन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में क्या एकात्मक और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था है, और इसमें क्या है शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ सदैव से ही केंद्रीय प्रशासन के अधीन रही है। फ्रांस में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप उतना स्वायत्त नहीं है जितना क्या है जापान, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। फ्रांस में समाजवादी सरकार के द्वारा 2 मार्च 1982 को पारित कानून के पश्चात प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ, वो अभी भी क्या है निरंतर सुधार की ओर अग्रसर है। ये जो कानून है इसके द्वारा फ्रांस में स्थानीय प्रशासन की इकाइयों को उनके कार्यक्षेत्र में क्या है वैधानिक स्वतंत्रता दी गई। मूलतः नगर पालिकाएँ, डिपार्टमेंट, प्रादेशिक संभाग, स्थानीय प्रशासन के ये 3 स्तर हैं। इनमें एरोंडाइजमेंट तथा कैंटन तथा कम्यून भी बने हुए हैं। केंद्रीय स्तर पर आंतरिक और विकेंद्रीकरण विभाग जो है स्थानीय प्रशासन की इकाइयों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। कम्यून में मेयर और डिपार्टमेंट में प्रीफेक्ट नामक अधिकारी स्थानीय प्रशासन संचालित करते हैं। स्थानीय निकायों में एक परिषद होती है जो निम्न स्तरीय पदों पर भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति का कार्य भी करती है। भारत के समान
स्थानीय निकाय निदेशालय नियंत्रणकर्ता की भूमिका निभाता है। फ्रांस के स्थानीय निकायों में भी पूर्णतः योग्यता का सिद्धांत लागू होता है। तो ये इसमें क्या है, अर्ध स्वायत्त स्थानीय प्रशासन है। इसके बाद में आता है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था व दबाव समूह। फ्रांस की अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ और विश्वसनीय है। यद्यपि फ्रांस में बेरोजगारी की समस्या बड़ी भयंकर है, फिर भी आम फ्रांसीसी का जीवन स्तर अत्यंत उच्च स्तरीय होता है। फ्रांस के प्लानिंग तंत्र को निर्देशित करने वाला सामान्य नियोजन आयोग आर्थिक तंत्र में प्रभावी भूमिका निभाता है। फ्रांस में केवल प्रतीकात्मक नियोजन है, इंडिकेटिव प्लानिंग है। लोक व निजी दोनों प्रकार के उपक्रम आयोग के परामर्श को गंभीरता से स्वीकारते हैं। राजनीतिक जागरूकता की दृष्टि से फ्रांस अत्यंत उच्च श्रेणी का है। अतः लोक प्रशासन व अर्थव्यवस्था में विभिन्न दबाव समूहों का पर्याप्त सम्मानजनक स्थान रहता है। विश्व भर में जारी आर्थिक उदारीकरण की प्रवृत्तियों का फ्रांस पर भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई दिया है और फ्रांस में भी यूरो मुद्रा अब चल रही है, जो यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के मध्य एक नया समीकरण बिठाती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की कुछ खास बातें हैं।